ज़रा सोचिए ना, अगर कल ही अमेरिका अचानक ये अनाउंस कर देता है कि इंडियन सामान पर 50% टैरिफ यानी कि 50% इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी, तो इसका असर सिर्फ फैक्ट्री या पोर्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सीधा हमारी इकोनॉमी पर पड़ेगा। ये चिंता वाली बात क्यों है? अमेरिका इंडिया का सबसे बड़ा कस्टमर है। हमारे टोटल एक्सपोर्ट का लगभग 18% अमेरिका को जाता है। कुछ सेक्टर्स पूरी तरह डिपेंडेंट हैं, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, स्मार्टफोन और इंडस्ट्रियल मशीनरी। इन जैसे फील्ड्स में 30 से 40% शिपमेंट सिर्फ अमेरिका के लिए होते हैं। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट गिरने से कॉटन फार्मर और डाई मैन्युफैक्चरर्स पर भी असर होगा। अमेरिका को जाने वाला एक्सपोर्ट इंडिया की जीडीपी में करीब 2.2% कंट्रीब्यूशन देता है। अगर 50% टैरिफ एक साल के लिए लगा तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 0.4 से 0.8% तक स्लो डाउन हो सकती है। इससे सिर्फ इंडिया को ही नुकसान नहीं होगा, बल्कि अमेरिका में भी इंडियन गुड्स महंगे होंगे, डिमांड गिरेगी और यूएस शायद इंडिया पर और रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, या इंडिया भी काउंटर टैरिफ लगा सकता है। ये सप्लाई चेन और इंडस्ट्रीज को डबल हिट देगा। सबसे ज़्यादा खतरे में क्लोथ्स, अपैरल, जेम्स एंड ज्वेलरी और सी फूड जैसे फील्ड्स हैं। इन चीज़ों में ऑर्डर कैंसिल या डिले होने का पूरा खतरा है। लेकिन यूएस टैरिफ से बचने के लिए इंडिया नए पार्टनर्स अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशियन से भी एग्रीमेंट कर सकता है। फिलहाल ऐसे झटकों से बचने के लिए हमें सिर्फ इमरजेंसी सोल्यूशन नहीं, बल्कि लॉन्ग विजन के लिए भी तैयारी करनी होगी। इस वीडियो में हम उन 7 स्टेप्स की बात करेंगे जिन्हें फॉलो करके इंडिया टैरिफ के झटकों से बच सकता है। जिनमें से पहला स्टेप है इमरजेंसी क्रेडिट सपोर्ट फॉर एक्सपोर्टर्स। सरकार को ऐसा प्लान लाना चाहिए जिसमें बैंक को दिए गए लोन पर सरकार गारंटी दे, ताकि बैंक बिना डर के जल्दी पैसा दे सके। मान लीजिए एक कपड़े का एक्सपोर्टर है जो अमेरिका को माल भेजता है। अचानक अमेरिका से उसका बड़ा ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। अब उसकी आधी प्रोडक्शन तैयार पड़ी है और अभी कच्चे माल के पेमेंट बाकी हैं। अगर वो बैंक से तुरंत लोन मांगेगा तो बैंक रिस्क देखकर मना भी कर सकता है या बहुत टाइम ले सकता है उसे लोन देने में। लेकिन अगर सरकार कह देगी अगर ये लोन डूब भी गया तो हम बैंक का नुकसान भर देंगे, तो बैंक तुरंत पैसा दे देगा। ये ठीक उसी तरह है जैसे कोविड-19 के टाइम ECLGS स्कीम में हुआ था। सरकार ने MSMEs को लोन देने के लिए गारंटी दी थी। इससे एक्सपोर्टर के पास कैश आ जाएगा, वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे पाएगा, सप्लायर्स को पेमेंट कर पाएगा और तब तक टिक पाएगा जब तक नए ऑर्डर्स या ट्रेड एग्रीमेंट्स हो नहीं जाते। लेकिन सिर्फ इमरजेंसी सपोर्ट काफ़ी नहीं है। इमरजेंसी क्रेडिट से कंपनियां मुश्किल टाइम में टिक तो जाएंगी, लेकिन जब तक ग्लोबल डिमांड वापस ट्रैक पर ना आ जाए उन्हें सस्ते और लंबे टाइम के लिए फंडिंग की भी ज़रूरत होगी। और यहीं RBI का रोल सामने आता है। हमारी कंट्री में एक्सपोर्टर्स जो इंडिया से माल फॉरेन कंट्री बेचते हैं, उनको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए सस्ता और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पैसा चाहिए। लेकिन मार्केट में आमतौर पर बैंक के लोन महंगे होते हैं, जैसे 9% या 10% इंटरेस्ट पर। इतनी महंगी फंडिंग लेने पर उनका प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में महंगा पड़ जाता है और फॉरेन कंपनियों से कंपटीशन करना मुश्किल हो जाता है। यहीं पर RBI का टारगेटेड लॉन्ग टर्म रीफाइनेंसिंग ऑपरेशन TLTRO काम में आता है। RBI बैंकों को एक लॉन्ग ड्यूरेशन का लोन देता है और वो भी बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे, मान लीजिए 4 या 5% पे। RBI ये लोन एक शर्त पे देता है, बैंक को ये सस्ता पैसा सीधे एक्सपोर्टर्स या चुनिंदा सेक्टर्स को देना होगा। इसका मतलब है कि बैंक खुद प्रॉफिट कमाने के बजाय ये सस्ता पैसा सही जगह तक पहुंचाते हैं, ताकि देश की इकोनॉमी को फायदा हो। मान लीजिए राजेश एक टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है जो इंडिया से बाहर कपड़े बेचता है। अगर वो बैंक से नॉर्मल लोन लेता है तो उसे 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन RBI ने TLTRO स्कीम शुरू की तो बैंक को RBI से 4% इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिला। बैंक ने फिर डिसाइड किया कि वो राजेश जैसे एक्सपोर्टर्स को 6% इंटरेस्ट पे लोन देगा, थोड़ा मार्जिन जोड़कर। अब राजेश को फ़ायदा ये हुआ कि उसका फाइनेंशियल कॉस्ट कम हो गया। वो ग्लोबल मार्केट में कम रेट पर प्रोडक्ट्स बेच सकता है और ऑर्डर ज़्यादा ले सकता है। देश का एक्सपोर्ट बढ़ा और फॉरेन करेंसी भी आई। यूरोप ने कोविड-19 के दौरान यही तरीका अपनाया था। वहाँ के सेंट्रल बैंक्स ने कुछ खास सेक्टर्स जैसे हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स के लिए सस्ता और लंबी ड्यूरेशन के लिए पैसा उपलब्ध कराया।
ताकि बिजनेस बंद ना हो और एम्प्लॉयमेंट बना रहे। ऐसी स्कीमें एक्सपोर्टर्स को सस्ते और लंबे टाइम के लिए फंड दिलवाती है, जिससे उनका ग्लोबल मार्केट में टिके रहना आसान हो जाता है। लेकिन सिर्फ सस्ता लोन ही काफ़ी नहीं है। एक्सपोर्टर्स को इंटरनेशनल कंपटीशन में आगे बढ़ाने के लिए सरकार को इंटरेस्ट रेट में थोड़ा कटौती और प्रोडक्शन को बढ़ावा देने वाले इंसेंटिव भी देने पड़ते हैं। सस्ती और लंबे टाइम की फंडिंग एक्सपोर्टर्स को टिकाए रखेगा, लेकिन उन्हें ग्लोबल मार्केट में आगे बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट रेट में रिलीफ और प्रोडक्शन इंसेंटिव भी उतना ही ज़रूरी है। सोचिए, आप एक इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चलाते हैं जो अमेरिका में सामान एक्सपोर्ट करती है। अचानक अमेरिका में आपके सामान की डिमांड कम हो गई या वहाँ की इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई, तो आपका ऑर्डर घटने लगता है। अब आपके पास फैक्ट्री चलाने का खर्च, एम्प्लॉयज़ की सैलरी और बैंक के लोन की EMI का प्रेशर, लेकिन सेल्स कम हो रही है। यहीं पर सरकार मदद कर सकती है, इंटरेस्ट रेट सपोर्ट यानी इंटरेस्ट पर सहूलियत देगा। इसका मतलब है कि अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो सरकार उस पर कुछ % इंटरेस्ट खुद सब्सिडी के रूप में भर देगी। जैसे अगर आपका लोन 10% इंटरेस्ट रेट पे है और सरकार 3% इंटरेस्ट सब्सिडी देती है, तो आपके ऊपर असली बोझ सिर्फ 7% इंटरेस्ट का रह जाएगा। इससे आपको फाइनेंशियल प्रेशर में काफ़ी रिलीफ मिले और आप बिजनेस को चालू रख पाएंगे। दूसरा हिस्सा है प्रोडक्शन इंसेंटिव्स का, यानी प्रोडक्शन बढ़ाने और दुनिया के मुकाबले सस्ता व अच्छा बनाने के लिए इंसेंटिव। ये PLI स्कीम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी स्कीम के जरिए होता है, जहां सरकार आपको प्रोडक्शन टारगेट पूरा करने पर सीधा कैश इंसेंटिव देती है। मान लीजिए आपकी कंपनी मोबाइल पार्ट्स बनाती है और सरकार कहती है कि अगर आप इस साल 100 करोड़ का प्रोडक्शन करते हैं तो हम आपको 5% बोनस देंगे। इससे कंपनियां नई मशीनें खरीदने, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने के लिए मोटिवेट होती है। इसका रिजल्ट क्या होता है? एक्सपोर्टर्स को कम इंटरेस्ट का फायदा मिलता है, जिससे वे घाटे में डूबने से बच सकते हैं। PLI स्कीम से प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिससे इंडिया ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव रहेगा। लॉन्ग ड्यूरेशन में ये न सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ाएगा बल्कि देश की इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। जब फाइनेंस का प्रेशर कम हो और प्रोडक्शन को बढ़ावा मिले तो एक्सपोर्टर्स को काफ़ी ताकत मिलती है। लेकिन सिर्फ सस्ती फंडिंग और इंसेंटिव ही काफ़ी नहीं है। अगर टैक्स का बर्डन कम हो जाए तो ग्लोबल मार्केट में हमारी कॉस्ट और भी कम हो सकती है। यहीं आता है नेक्स्ट स्टेप। एक कंपनी है जो इंडिया में हैंडमेड लेदर बैग बनाती है और इन्हें अमेरिका व यूरोप एक्सपोर्ट करती है। इन बैग्स को बनाने के लिए उसे खास तरह का लेदर, मेटल जिप्स और कुछ डेकोरेटिव आइटम्स बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं या फिर इंडिया में ऐसे सप्लायर से खरीदने पड़ते हैं जिन पर GST लगता है। अब दिक्कत यह है कि भले ही ये सामान वो कंपनी सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर रही हो, फिर भी उसे इन पर GST भरना पड़ता है। बाद में ये GST रिफंड के लिए क्लेम कर सकती है, लेकिन ये प्रोसेस लंबा और कॉम्प्लेक्स होता है, जिससे उसका कैश फ्लो फंस जाता है। अगर सरकार ये नियम बदल दे और एक्सपोर्ट के लिए यूज होने वाले की रॉ मटेरियल्स या कंपोनेंट्स पर GST हटा दे, तो कंपनियों का पैसा बीच में अटकने के बजाय सीधे प्रोडक्शन और मार्केटिंग में लग सकता है। इससे कंपटीशन भी बढ़ेगा और इंडिया के एक्सपोर्टर्स दूसरी कंट्रीज के लिए सस्ते व अट्रैक्टिव बन सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, लोअर कॉर्पोरेट टैक्स फॉर कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग एक्सपोर्ट बिजनेसेस। मान लीजिए वही लेदर बैग बनाने वाली कंपनी पिछले 5 साल से लगातार अच्छा एक्सपोर्ट कर रही है, हर साल अपने टारगेट पूरे कर रही है और फॉरेन करेंसी इंडिया में ला रही है। अगर सरकार ऐसी कंसिस्टेंट परफॉर्मर कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स रेट थोड़ा कम कर दे, तो ये एक तरह का रिवॉर्ड होगा उन कंपनीज के लिए, जिससे वे और इन्वेस्ट करेंगी, नए प्लांट लगाएंगी और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पैदा करेंगी। आसान भाषा में कहें तो टैक्स रिलीफ मतलब सरकार का कहना, आप एक्सपोर्ट बढ़ाइए, हम आपका टैक्स बोझ हल्का करेंगे। और ये दोनों कदम मिलाकर इंडिया के ग्लोबल मार्केट में पकड़ और भी मजबूत कर सकते हैं। जब कंपनियों को कच्चे माल पर GST छूट और लगातार अच्छा परफॉर्म करने पे कॉर्पोरेट टैक्स में रिलीफ मिलेगा, तो उनके पास प्रोडक्शन बढ़ाने और नए मार्केट में उतरने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे। लेकिन सिर्फ टैक्स रिलीफ ही काफ़ी नहीं है। लॉन्ग ड्यूरेशन में स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल कंपटीशन के लिए ज़रूरी है कि बिजनेस चलाने से जुड़ी दूसरी अड़चनों को भी कम किया जाए। अगर कच्चे माल पर GST और भारी कॉर्पोरेट टैक्स बने रहे तो कंपनियों का मार्जिन घटेगा, वे प्रोडक्शन कम करेंगी और धीरे धीरे ग्लोबल मार्केट में हमारा कंट्रीब्यूशन कम हो सकता है। अगर इंडिया को वाकई में दुनिया के बड़े मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट हब के रूप में खड़ा होना है, तो सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है ज़मीन से जुड़ी दिक्कतें।
फैक्ट्री, वेयरहाउस या कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए सबसे पहले ज़मीन चाहिए। लेकिन इंडिया में ये प्रोसेस इतना स्लो और कॉम्प्लेक्स है कि कई कंपनियां प्रोजेक्ट प्लान ही छोड़ देती हैं। इंडिया में किसी ज़मीन का रजिस्ट्रेशन कराने में एवरेज 58 दिन लग जाते हैं, जबकि न्यूजीलैंड में ये काम सिर्फ 3.5 दिन में हो जाता है। अब सोचो, अगर कोई विदेशी कंपनी इंडिया में प्लांट लगाना चाहती है और महीनों भर सिर्फ ज़मीन के पेपर वर्क में फंसी रहे, तो वो इन्वेस्टमेंट का मूड क्यों ही बनाएगी। अब सवाल आता है कि इसके लिए क्या किया जा सकता है। पहली चीज़, लैंड रिफॉर्मर्स यानी ज़मीन सुधार। लैंड एक्विजिशन और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को तेज किया जा सकता है। ज़मीन से जुड़े टैक्स और फीस स्ट्रक्चर को ईजी बनाया जा सकता है ताकि बिजनेस का एक्सपेंस कम हो। दूसरी चीज़, जीएसटी जैसी लैंड काउंसिल बनाना। जैसे जीएसटी ने पूरे देश में टैक्स के नियम एक जैसे कर दिए, वैसे ही लैंड काउंसिल बनाकर सभी राज्यों में ज़मीन से जुड़े कानून और रजिस्ट्रेशन नियम एक जैसे होने चाहिए। इससे कंपनियों को अलग अलग राज्यों के अलग अलग कानून फेस नहीं करने पड़ेंगे। तीसरी चीज़, क्लियर लैंड टाइटल्स। आज देश में करीब 66% सिविल केस जमीन के झगड़ों से जुड़े हैं। अगर सरकार सभी जमीन के क्लियर टाइटल्स यानी साफ साफ मालिकाना हक के डिजिटल रिकॉर्ड बना दे, तो कोर्ट केस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। जब जमीन से जुड़े सारे अड़ंगे और देरी खत्म हो जाएंगी, तो नए इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स तेजी से शुरू होंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और इंडिया लॉन्ग विजन के मामले में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दुनिया के सबसे आकर्षक देशों में शामिल हो जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट माहौल बनाने के लिए पैसों के फ्लो और फाइनेंशियल पॉलिसीज़ में भी सपोर्ट ज़रूरी है। ज़मीन से जुड़े ये सुधार ज़रूरी हैं, लेकिन सिर्फ ज़मीन मिल जाने से इंडिया लंबी रेस में नहीं जीत पाएगा। मैन्युफैक्चरिंग को वाकई ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए एक और बड़ा एस्पेक्ट है, और वो है स्किल और टेक्नोलॉजी में अपग्रेड। टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें, अगर ये सेक्टर आगे भी मार्केट में टिकना चाहता है, तो सिर्फ सस्ती मजदूरी या ज़्यादा प्रोडक्शन करना काफ़ी नहीं है। आज दुनिया में कपड़ों की क्वालिटी और डिज़ाइन के मामले में बहुत तगड़ा कंपटीशन है। चाइना, वियतनाम ये जैसी कंट्रीज पहले से ही ऑटोमेशन मशीन्स और हाई वैल्यू डिज़ाइन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही हैं। अगर इंडिया की टेक्सटाइल फैक्ट्रीज अभी भी पुराने मैनुअल तरीके पर चलेंगे, तो वे सस्ते कपड़े तो बना लेंगे, लेकिन प्रीमियम मार्केट खो देंगे। सरकार इस गैप को भरने के लिए R&D ग्रांट्स, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए अनुदान और मजदूरों और डिज़ाइनर्स के लिए नई टेक्निक की ट्रेनिंग शुरू कर सकती है, ताकि हमारे प्रोडक्ट्स सिर्फ सस्ते नहीं बल्कि इनोवेटिव और हाई क्वालिटी में भी हों। यानी टेक्सटाइल सेक्टर को सिर्फ मशीनों और डिज़ाइन में ही नहीं बल्कि मार्केट की डिमांड मैनेजमेंट में भी समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि अगर इंटरनेशनल मार्केट में बिक्री स्लो डाउन पड़ भी जाए, तो डोमेस्टिक लेवल पर कंजम्पशन बढ़ाना ज़रूरी है। ऐसी सिचुएशन में सरकार डोमेस्टिक मार्केट को सपोर्ट देने के लिए कदम उठा सकती है, जैसे फैक्ट्रियों को चालू रखने के लिए बड़ी स्केल में सरकारी ऑर्डर देना, चाहे वो यूनिफॉर्म हो या मशीनरी। अगर एक्सपोर्ट गिर जाए, तो घरेलू मार्केट में डिमांड को आर्टिफिशियली बूस्ट करके फैक्ट्रियां चलती रहेंगी। ऐसी सिचुएशन में दो बड़े स्टेप लिए जा सकते हैं, एक आरबीआई की तरफ से और एक सरकार की तरफ से। पहला है आरबीआई की तरफ से मॉनेटरी सपोर्ट यानी मौद्रिक सहारा। अगर आरबीआई को लगता है कि टैरिफ का असर इकोनॉमी पर ज़्यादा पड़ रहा है, तो वो इंटरेस्ट रेट को और घटा सकती है। इससे बैंकों से लोन लेना सस्ता हो जाएगा, कंपनियां नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने में हिचकिचाएंगी नहीं, और लोगों के पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसा बचेगा। जैसे 2020 में कोविड के टाइम में आरबीआई ने रेपो रेट घटाकर बिजनेस और लोगों को रिलीफ दिया था, ताकि लोन सस्ता हो और मार्केट में पैसे का फ्लो बना रहे। दूसरा स्टेप है फिजिकल सपोर्ट यानी राजकोषीय सहारा। यहाँ सरकार अपना खर्च बढ़ा सकती है। वो फिलहाल फिस्कल टाइटनिंग यानी खर्च में कटौती को रोककर सड़कों, पुलों, इलेक्ट्रिसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा पैसा लगा सकती है। क्यों? क्योंकि जब सरकार बड़े प्रोजेक्ट्स पे पैसा लगाती है, तो मजदूरों से लेकर मटेरियल सप्लायर तक सबको काम और इनकम मिलती रहती है। इससे मटेरियल की डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रांग होगी। अगर टैरिफ का असर इकोनॉमी को स्लो डाउन कर रहा है, तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट घटाकर और गवर्नमेंट कैपिटल खर्च बढ़ाकर दोनों मिलाकर मार्केट में नई जान डाल सकते हैं। टैरिफ के झटके बार बार आ सकते हैं, लेकिन अगर इंडिया इन पॉइंट्स पर काम करे, तो न सिर्फ हम ऐसी प्रॉब्लम से बचेंगे, बल्कि ग्लोबल ट्रेड में अपनी जगह और भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। दोस्तों, वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
More informative content is on the way. Thanks for watching.